नमस्कार। प्रस्तुत है कहानी क्लेम। मोहन राकेश की कहानी है और यह इस कहानी की मूल कथा वस्तु, मूल कथानक जो है वह है विभाजन की त्रासदी। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ बंटवारे की शर्तों पर, और इस शर्त के तहत भारत से कटकर एक नया देश पाकिस्तान अस्तित्व में आया। तो इस दौरान जो हिंदू मुसलमान एक साथ मिलजुल कर रहते थे, जो भारत की आज़ादी में, स्वतंत्रता संग्राम में मिलजुल कर हिस्सा लिए, वही एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। जो हिंदू भारत के उस हिस्से में रह रहे हैं जो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, वहाँ पर मुसलमान उन हिंदुओं को परेशान करने लगे। सांप्रदायिक दंगा हुआ, भीषण नरसंहार हुआ, उधर भी और इधर भी। स्वाभाविक है, एक तरफ होगा तो दूसरे तरफ भी होगा, दोनों तरफ हुआ। और इस सांप्रदायिक दंगे के वजह से लोग मजबूर हुए अपने घर बार, अपने संपत्ति, अपनी जायदाद, अपने परिवार को छोड़कर भागने के लिए। परिवार को छोड़कर इसलिए भी मजबूर हुए भागने को क्योंकि सबका परिवार एक साथ नहीं आ पाया। इस विध्वंस में, इस मारकाट में, इस भीषण नरसंहार में कितने के परिवार तो छीन लिए गए, मार दिए गए। इस कहानी में साधु सिंह, जो इस कहानी का नायक है, उसके माध्यम से कहानीकार बताता है इस चीज़ को कि कैसे वो उस हिस्से में रह रहा था जो अब पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। उसका कुछ नहीं था, एक अपने था, एक पत्नी थी, किराए के मकान में रहता था। और किस तरह जब बलवाई उसके घर आए, जब सांप्रदायिक दंगा हुआ और उसके घर आए, दरवाज़ा ठकठकाए, तो साधु सिंह समझ चुका था कि अब बचना मुश्किल है। पीछे के दरवाजे से चौक निकला। उसकी पत्नी भी 2 बार कोशिश की, नहीं निकल पाई, नहीं चौक पाई, नहीं फलांग पाई। तब तक बलवाई जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, विद्रोही थे, वो घुस गए अंदर और उसकी पत्नी पकड़ में आ गई। और फिर साधु सिंह को नहीं मालूम है कि उसके साथ क्या हुआ, अभी वो किस स्थिति में है। वो आ गया भारत के इस हिस्से में और पंजाब, अमृतसर के साइड तांगा चलाता है। तांगा घोड़ा गाड़ी होता है। उसके घोड़ा गाड़ी में बैठने वाली सवारियां जो है, 3 सवारी, उससे कहानी का विकास होता है और कहानी में पता चलता है कि वो लोग किस तरह इस विस्थापन का दंश झेल रहे हैं, किस तरह उनकी अपना परिवार था, अपनी संपत्ति था, अपना घर द्वार था, और अब वो लोग बेघर हो चुके हैं। और अपनी संपत्ति के लिए क्लेम ऑफिस में वो लोग क्लेम दर्ज किए हैं। क्लेम का अर्थ होता है दावा। तो अपनी संपत्ति पर जो दावा वो लोग दर्ज किए हैं, उस संपत्ति को पाने के लिए भारत सरकार ने योजना निकाली कि जो लोग उस तरफ से विस्थापित होकर आए हैं, जो अपना घर बार, ज़मीन जायदाद छोड़ कर आए हैं, तो उनको फिर से बसाने के लिए, फिर से जीवन की नई शुरुआत करने के लिए भारत सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा मिलेगा।
वो अपना संपत्ति दर्ज कराएं, बताएं कि उनका क्या संपत्ति था, कैसा घर था, तो उस तहत उनको मुआवजा दिया जाएगा और वो फिर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन उस क्लेम दफ्तर के चक्कर काटते काटते कितने ही लोग मर खप गए। इस तांगा में बैठी एक स्त्री, विधवा स्त्री, उस बात को बताती है कि उसका पति किस तरह से इस क्लेम के दफ्तर के चक्कर काटते काटते उसकी मौत हो गई और उसके विधवा होने के बाद उसको 6,000 रुपया मिला है मुआवजा। कुल उसका 18,000 का मुआवजा था, जिसमें कि 6,000 मिला है। अब वो 12,000 के लिए चक्कर काट रही है, बीमार हो रही है, बीमार रहती है, 2 सयान बेटियां हैं घर में, खाने के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, घर चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। उसी तरह से 2 और पात्र हैं जिनको अभी तक कुछ नहीं मिला है। तो इन पात्रों के माध्यम से कहानीकार विभाजन की त्रासदी को बयां किया है इस कहानी में, बहुत ही मार्मिकता के साथ। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अड्डे से तांगा चला तो उसमें कुल 3 ही सवारियां थीं। दूर से बस आती दिखाई ना दे जाती तो साधु सिंह कुछ देर और अभी चौथी सवारी का इंतजार करता, पर बस के आते ही तांगे में बैठी सवारियां उतरकर बस में चली जाती थीं, इसलिए बस के अड्डे पर पहुंचने से पहले ही तांगा निकाल लेना जरूरी हो जाता था। बस के आने तक सवारियां कितनी ही उतावली मचाएं, वह पूरी 4 सवारियां लिए बिना अड्डे से बाहर नहीं निकलता था। बस कचहरी से मॉडल टाउन के 5 पैसे लेती थी, इसलिए तांगे भी 5-5 पैसे में ही जाते थे। पूरी सवारियां हो तो कहीं 5 आने पैसे बनते थे, नहीं तो घोड़े को 1.25 मील दौड़ाकर भी 10 या 15 पैसे ही हाथ आते थे। आज सुबह से उसने मॉडल टाउन के 3 फेरे लगाए थे, मगर अभी उसकी जेब में 17 आने भी जमा नहीं हुए थे। जून की चिलचिलाती धूप में वैसे ही घोड़े का दम निकल रहा था, इसलिए 10-10 पैसे के लिए उसे दौड़ाना अक्लमंदी नहीं थी, मगर इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। गर्मी में सवारी ऐसे ही कम निकलती थी, फिर मुकाबला बस से था जो कचहरी से मॉडल टाउन पहुंचने में 5 मिनट भी नहीं लेती थी। चल अप्सरा, चल, तेरे सदके चल। वह खड़ा होकर लगाम को घुमाता हुआ उससे चाबुक का काम लेने लगा। धोबी मोहल्ला पार करने पर उसे आशा थी कि शायद रास्ते में कोई सवारी मिल जाए, मगर ड्योढ़ियों में ऊँगती 2-1 धोबिनों को छोड़कर सारा मोहल्ला सुनसान था। मोहल्ले से निकलकर उसने लगाम ढीली छोड़ दी और वजन बराबर करने के लिए खुद बांस पर बैठ गया। पीछे से बस आ रही थी, इसलिए पिछली सीट पर बैठी स्त्री झल्लाने लगी। बैठाते वक्त तो मिन्नत तरला करके बैठा लेते हैं और चलाते इस तरह हैं जैसे सड़क का मुआयना करने निकले हों। इतनी ही देर लगानी थी तो हमसे पहले कह देते, हम बस में बैठ जाते। हमें इतना ज़रूरी काम है, नहीं तो हमें इतनी गर्मी में घर से निकलने की क्या पड़ी थी। साधु सिंह उचककर बांस पर जरा और आगे हो गया और जल्दी जल्दी लगाम को झटकने लगा। चल, तुझे ठंड पड़े, तेरी जवानी के सदके, चल गोली की चाल, माई बीबी नाराज हो रही हैं। चला चल तेरी खैर अप्सरा, मार दे हल्ला, ताक। मगर लगाम के झटके खाकर भी अप्सरा की चाल तेज नहीं हुई। वह 2 बार इधर उधर सिर झटक कर अपनी चाल चलता रहा। बस हॉर्न बजाती पीछे से आई और धूल का बवंडर छोड़कर आगे निकल गई। देखा, निकल गई ना बस, कहता था बस से पहले पहुंचाऊंगा, वह स्त्री फिर बोली। साधु सिंह जवाब ना देकर लगाम को झटकता रहा और अफसर लगाम की परवाह किए बिना अपनी चाल चलता रहा। 1.25 मील कोई ज़्यादा रास्ता नहीं था। सूरज ढलने के बाद यही रास्ता चुटकियों में पार हो जाता था, मगर उस वक्त भरी दोपहर थी और आसपास कहीं छाया नजर नहीं आती थी।
छाया नजर आती भी थी तो बहुत सिमटी सिमटी और वीरान सी। कोलतार की सड़क जगह जगह से पिघल गई थी। आसपास के डेढ़ डेढ़ आदमी गहरे छप्पर सूख गए थे। साधु सिंह सोचने लगा कि अभी तो गर्मी की शुरुआत ही है, आगे चलकर जाने क्या होगा। चल राजा, चल पुत्रा, तेरी जान की खैर, तेरी सलामती की बरकत, खा जा गम और चला चल गोली की चाल, तेरी माँ के दूध की खैर। तांगे में बैठे तीनों सवारियां क्लेम्ज के दफ्तर की थीं। आगे बैठा सरदार कह रहा था कि उसका 60,000 का क्लेम मंजूर हुआ है, जिसमें से आधा पैसा उसे नकद मिलेगा और आधा जायदाद की शक्ल में। पीछे बैठी स्त्री रो रही थी कि बेड़ा गर्क हो क्लेम मंजूर करने वालों का, जो उसका सिर्फ 18,000 का क्लेम मंजूर किया गया है। गुंजरवाला में उनके 4 मकान थे, एक 3.5 कनाल का बगीचा था। बगीचा 4 कनाल का होता तो उन्हें ज़्यादा रुपया मिलता, मगर उन्हें पहले पता होता तो वे आधा कनाल ज़्यादा लिख देते। वे अपनी सच्चाई में मारे गए। घर में उसकी ये दो जवान लड़कियां हैं, जिन्हें अकेली छोड़कर उसे रोज रोज बटाला से जालंधर के चक्कर काटने पड़ते हैं। इसी तरह चक्कर काटते काटते उसके पति का मृत्यु हो गई और यह खुद भी बीमार रहने लगी है। पता नहीं मुझे अपने जीते जी इन कसाईयों का पैसा देखने को मिलेगा या नहीं। मुझे तो लगता है कि मैं भी इसी में मर खप जाऊंगी और मेरे बच्चे पीछे बिलखते रहेंगे। उसका लहजा ऐसा था और वह बात ना करके किसी से फरियाद कर रही हो। चेहरे के भाव से लगता था जैसे अभी अभी उसे कोई सदमा पहुंचा हो। उसी सीट पर उस स्त्री के साथ व्यक्ति माथे पर त्योरियां डाले खामोश बैठा था। माई जी, 18,000 में से अभी कुछ मिला भी है या नहीं? आगे बैठे सरदार ने सहानुभूति के स्वर में पूछ लिया। कुल 6,000 मिला है अभी, वह स्त्री बोली। मेरा बाल बच्चों वाला घर है, 6,000 से मेरा बनता क्या है? मेरे बच्चे अच्छा खाने पहनने के आदी हैं, उन पर 6,000 एक महीने में खर्च होते थे और कहते हैं यह रुपया भी विधवा होने के कारण मुझे जल्दी मिल गया है। इतना देकर भी उन्होंने मुझ पर एहसान किया है। और वह पल्ले से आंख पोंछने लगी। खामोश बैठा व्यक्ति सरदार की तरफ मुड़ा और धिक्कारने की सी आवाज गले से निकालकर बोला, सच कहते हैं औरतों की अक्ल टखनों में होती है। क्यों भाई, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मुझे गालियां दे रहा है? स्त्री आंसू पोंछते हुई सहसा तमक उठी। मैं तुझसे तेरी जमीन जायदाद तो नहीं मांग रही, अपना जो कुछ छोड़ आई हूँ उसी का रोना रो रही हूँ। तू अकेली नहीं छोड़ आई, हम सब अपने घर बार पीछे छोड़ आए हैं। शुक्र कर, तुझे 6,000 तो मिल गए हैं। यहाँ हम जैसे भी हैं जिन्हें आज तक एक पाई नहीं मिली। हमारा कसूर यही है कि मियाँ बीवी दोनों सलामत हैं। मैं अगर मर खप गया तो मेरे बच्चों को भी अब तक 2 रोटियां नसीब हो जाती। आंखें मेरी अंधी हो रही हैं, जोड़ मेरे दर्द करते हैं। मैं जीता हुआ भी क्या मुर्दों से बेहतर हूँ? मगर सरकार के घर में ऐसा अंधेर है कि लोग इंसान की ज़रूरत को नहीं देखते, बस जीते और मरे हुए का हिसाब करते हैं। मुझे बच्चों के पास तो एक एक फटी हुई कमीज भी नहीं है। अपनी अपनी तकदीर की बात है भाई साहब, कोई किसी दूसरे की तकदीर थोड़े ही ले लेता है। सरदार मध्यस्थता करता हुआ बोला, हम और आप भी दुखी हैं और यह भाई भी दुखी है। कौन यहाँ दुखी नहीं है? कोई कम दुखी है, कोई ज़्यादा दुखी है। आपको 60,000 मिल रहे हैं, आपको किस चीज़ का दुख है? वह व्यक्ति अब और कुढ़ गया।
मिल रहे हैं, यह भी तकदीर की बात है, सरदार बोला। क्लेम भरते हमें अक्ल आ गई, उसी का फल समझिए, नहीं हमें भी 10-20 हजार देकर टरका देते। आपने क्लेम ज़्यादा भरा था? हमारी 1.5 लाख की जायदाद थी, मगर हमें पता था कि असली क्लेम भरेंगे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। सो वाहे गुरु का नाम लेकर हमने इस तरह फॉर्म भरा कि जायदाद का असली कीमत तो कम से कम वसूल ही हो जाए। मगर इन बेईमानों ने फिर भी कुल 60,000 का ही क्लेम मंजूर किया है। हम 6 भाई हैं, 10-10 हजार लेकर बैठे रहेंगे। मैं इनसे कितना कहती रही, पर इन्होंने मेरी एक ना सुनी। स्त्री हताश भाव से हाथ मलने लगी। दोनों व्यक्ति सवालिया नज़र से उसे देखते रहे। मैं कहती रही कि जितना छोड़ आए हो उससे ज़्यादा का क्लेम भरो, मगर ये ऐसे मूर्ख थे कि हट पकड़े रहे कि जितना था उतने का ही क्लेम भरेंगे। पहले ही इतने दुख उठाए हैं, अब और बेईमानी क्यों करें। आज ये मेरे सामने होते तो मैं पूछती कि बताओ, बेईमान करने वाले सुखी हैं या हम लोग सुखी हैं। लोगों ने जितना छोड़ा था उसका दुगना तिगुना वसूल कर लिया, और मैं बैठी हूँ 6,000 लेकर। हाय, इन लोगों ने तो मेरे बच्चों को भूखों मार दिया। और वह जोर जोर से रोने लगी। उसके साथ बैठे व्यक्ति ने दूसरी तरफ मुंह करके माथे पर हाथ रख लिया। सरदार फिर सहानुभूति प्रकट करने लगा। रोने से कुछ नहीं होता माई, जो लिखा है उसी से संतोष कर। संतोष करने को मैं ही रह गई हूँ। सारी दुनिया मौज करे और मैं संतोष करके बैठी रहूं। और वह रोती रही। जल्दी पहुंचा भाई, इतना आहिस्ता क्यों चला रहा है। माई के साथ बैठा व्यक्ति उतावला होकर बोला। साधु सिंह झुंझलाकर बार बार लगाम को झटके दे रहा था, मगर घोड़े की चाल में फर्क नहीं आ रहा था। अब वह लगाम का सिरा जोर जोर से उसकी पीठ पर मारने लगा। तेरी अफसर की ऐसी की तैसी, तेरी पूंछ पर तितैया काटे, चल पुत्रा जल्दी। मगर तितैया के डर से भी अफसर की चाल तेज नहीं हुई। क्लेम्स के दफ्तर के बाहर उन लोगों को उतार कर लौटते हुए साधु सिंह को एक भी सवारी नहीं मिली। वह काफ़ी देर मार्केट के भीड़ के पास रुका रहा, मगर तीनों सड़कों में से किसी पर भी उस वक्त कोई इंसान चलता दिखाई नहीं दे रहा था। 13 नंबर के दुकान के साये में 2-1 रिक्शे वाले सोए थे। 13 नंबर का सरदार अंदर बर्फ कूट रहा था। साधु सिंह का मन हुआ कि सरदार से एक गिलास शिकंजी बनवा कर पी ले और कुछ देर रिक्शे वाले के पास ही एक तरफ लेटा रहे। मगर तांगा खड़ा करने के लिए वहाँ कोई छायादार जगह नहीं थी और ना ही नज़दीक कोई चाहबच्चा था जहाँ से घोड़े को पानी पिला सकता। घोड़ा गर्मी के मारे हूँक रहा था और बार बार जबान बाहर निकाल रहा था। साधु सिंह की जेब में जो 17 आने थे वे भी हिसाब से उसके अपने नहीं थे। घोड़े के लिए चारा खरीदने के लिए ही उसे कम से कम 2 रुपये चाहिए थे। उसने जबान से होठों को गीला किया और घोड़ा का रुख शरीर की तरफ करा दिया। लंबी सीधी वीरान सड़क पर वह अकेला तांगा चला रहा था। आसपास के पेड़ भी गर्मी से परेशान सिर झुकाए खड़े थे। फिर भी न जाने किन झुरमुटों में बैठी कुछ चिड़ियाँ बोल रही थी। ची 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 विस चू 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 ची 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 ची। साधु सिंह लगाम ढीली छोड़कर पिछली सीट पर अधलेटा सा हो रहा। उसका मन उस समय आम के पेड़ की डालों के गिर्द मंडरा रहा था, जो उसने बड़े चाव से अपने पत्तोकी के घर के आंगन में लगाया था। 9 रुपये महीने का वह मकान बरसों से परिचय के कारण अपना मकान ही लगता था।
हीरा ने कितनी बार कहा था कि पराए घर में पेड़ लगा रहे हो, पाल पोस कर एक दिन दूसरों के लिए छोड़ जाओगे, मगर तब यह कहाँ सोचा था कि वह घर इस तरह छूटेगा कि जिंदगी भर उसके पास से गुजरना तक नसीब ना होगा। आम का पेड़ इन दिनों खूब फल रहा होगा और हीरा उस साल के पेड़ पर पहली बार फल आया था। फल आने की खुशी में उसने जाने कितनी कच्ची अंबियां खा डाली थी। क्यों जानबूझकर दांत खट्टे करते हो? हीरा चिढ़ती। यह अपने पेड़ का फल है जानी, इसे खाकर दांत खट्टे नहीं होते। और हीरा के अधखिले यौवन को वह गाढ़े आलिंगन में समेट लेता। आम हरे से पीले और पीले से सुर्ख हो आए थे। जब बलवा शुरू हुआ, पत्तोकी की हर गली में खून बहने लगे। आधी रात को बलवई उनके मोहल्ले में घुस आए। जब उनके घर का दरवाज़ा तोड़ा गया तो वह हीरा को साथ सटाए दम साध कर चरपाई पर पड़ा था। उन्होंने जल्दी से पिछवाड़े की तरफ कूद जाने का निश्चय किया। वह तो झट से कूद गया, मगर हीरा 2 बार उचक कर भी कूद नहीं पाई, और इससे पहले कि वह फिर एक बार साहस करती, किसी हाथ ने उसे पीछे खींच लिया। अंधेरा, खेत और रेल की पटरियां, बेजान हाथ पैर और भूख, टिकट, कूपन, कार्ड और नंबर। नाम साधु सिंह, वल्द मिल्खा सिंह, कौम खत्री, जमीन जायदाद कोई नहीं, रुपया पैसा कोई नहीं, क्लेम क्वेश्चन मार्क। उसका वह आम का पेड़ जिसके पकने की उसने बेसब्री से इंतजार की थी और जिसकी अंबियां वह खा खाकर अपने दांत खट्टे करता रहा था, उस पेड़ की छाया में उसे भविष्य के जो साल बिताने थे, उस घर की अपनी एक खास तरह की गंध थी जो कपड़ों की गांठ से लेकर आंगन की दीवारों तक हर चीज में समाई रहती थी। वह गंध और वे रातें जो आंगन में लेटकर आसमान की ओर ताकते हुए बीतनी थी, और आने वाली जिंदगी के वे सब मंसूबे जो उस घर की दहलीज के अंदर बाहर जाते मन में उठा करते थे। हीरा, बता पहले तेरे लड़का होगा या लड़की? ये उस आम के पेड़ की डाली के पास जो कम छाया है, झुरमुट है, जहाँ चिड़ियाँ चींची चींची कर रही थी, वहाँ अधलेटा सा हो गया और वहीं इसको सब कुछ याद आने लगी अपने उस पाकिस्तान में जब रह रहा था, जहाँ किराए के मकान में जहाँ पेड़ लगाया था आम का, जहाँ हीरा थी, उन बातों को याद कर रहा है। कह रहा है, हीरा बता पहले तेरा लड़का होगा या लड़की? हाय शर्म करो, कैसी बात करते हो? अच्छा मैं बताऊं, पहले तेरे एक लड़की होगी, फिर 2 लड़के होंगे, फिर एक लड़की होगी। चुप भी रहो, क्यों यूं ही बके जाते हो? दूसरी लड़की पहली लड़की से ज़्यादा खूबसूरत होगी। उसके तेरे जैसे ही मुलायम बाल होंगे, ऐसी बड़ी बड़ी आंखें होंगी और ठोड़ी के पास यहीं एक तिल होगा। हाय क्या करते हो? मैं उसके इसी तरह चिकूटी काटूंगा और वह इसी तरह चीख उठेगी। वह स्पर्श, वह सिहरन, वह कल्पना, वह भविष्य। साधु सिंह, वल्द मिल्खा सिंह, कौम खत्री, नंबर क्वेश्चन मार्क, क्लेम क्वेश्चन मार्क। आम का पेड़ अब बड़ा हो गया होगा, घर की दीवारों की गंध पहले से बदल गई होगी, और हीरा आज उसकी गोद में ना जाने किसके बच्चे होंगे। साधु सिंह सीधा होकर बैठ गया। तांगा धोबी मोहल्ले में पहुंच गया था। चारों तरफ हर चीज अब भी ऊँघ रही थी।
उसने लगाम को लगातार कई झटके दिए। घोड़े की गर्दन थोड़ा ऊपर उठी, फिर उसी तरह झुक गई। अड्डे पर पहुंचकर साधु सिंह ने घोड़े को चाहबच्चे से पानी पिलाया और सीट के नीचे से चारा निकालकर उसके गाड़ी में डाल दिया। घोड़ा चारे में मुंह मारने लगा और वह उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। तेरी बरकत रही अप्सरा, तो अपने पुराने दिन फिर आएंगे। खा ले, अच्छी तरह पेट भर ले। अपने सब क्लेम तुझी को पूरे करने हैं। तेरी जान की खैर। और अप्सरा गर्दन लंबी किए चुपचाप खाता रहा। और यही कहानी समाप्त होती है। इसे क्लेम करने को कुछ नहीं था। पत्नी थी हीरा, उसका क्या क्लेम करे। ना अपना घर था, ना अपनी जमीन थी। अप्सरा घोड़ा से कह रहा है कि तू जिंदा रहा तो मेरे सारे क्लेम तुम ही पूरा करोगे। मैं फिर से नई जमीन खरीद सकता हूँ तुम्हारी कमाई से, नया घर बना सकता हूँ और फिर नए जीवन की शुरुआत कर सकता हूँ। लेखक का अंतिम कहानी का अंत आशावादी है। धन्यवाद।